तो इन इन अ नटशेल एस्ट्रोलॉजी है क्या? अभी इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये जानने से भी पहले आपको इसके मैकेनिज्म का कानून पता होना चाहिए, वरना आप कन्विंस नहीं होंगे कि जी ठीक है आपकी बात सुन ली लेकिन ये काम किससे, हम नहीं मान रहे हैं कैसे हो। मैं इसकी सिंपल मिसाल से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट करें आप बाहर निकले और बहुत तेज़ धूप पड़ रही और आप 15-20 मिनट धूप में खड़े हुए, आपको पसीने आने लगे, बर्न होने लगे आप और 1.5-2 घंटे खड़े रहे तो आपको सन स्ट्रोक होने लगा और आप एग्जॉस्ट डिहाइड्रेट होने लगे। तो फर्स्ट करें अली ना हो ना, मैं अली से मैंने पूछा कि अली भाई ये आप डिहाइड्रेट क्यों हो गए, तो आप क्या कहेंगे? पसीने पसीने क्यों आए आपको? गर्मी क्यों लग रही, धूप क्यों पड़ रही थी? सूरज क्यों धूप निकाल रहा था? हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहे हैं और उससे हीट निकल रही है, हीट जो है वो रेडियो एक्टिव वेव निकाल रही है और हीट जनरेट कर रही है, उसकी रेज आप तक आ रही है, उसकी वजह से आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, आपकी बॉडी हीट हो रही है, देयरफॉर यू गॉट डिहाइड्रेटेड। सही है। अगर इस सारे प्रोसेस को मैं एक जुमले में कहूँ, आप डिहाइड्रेट इसलिए हुए क्योंकि सन के इफेक्ट्स आपके ऊपर आए। एम आई रॉन्ग? आई एम सेइंग इट राइट? मैं इसको बड़ा शॉर्ट और सिंपल फाइव में आप समझते हैं इस प्रोसेस को। तो सूरज के इफेक्ट्स आपके ऊपर आए इसलिए आप डिहाइड्रेट हो गए। अब इस बात को साइड में रख दीजिए। हम जब आँख उठा के देखते हैं आसमान की तरफ तो कितनी क्या क्या हमें नज़र आता है? स्टार्स नज़र आते हैं। तो क्या स्पेस के अंदर, आसमान के अंदर ये एक ही टाइप की एंटिटीज़ हैं स्टार्स? 3 टाइप की एंटिटीज़ पाई जाती हैं, प्लैनेट, स्टार्स एंड कॉमेट्स। बेसिकली कॉमेट्स भी ब्रोकन प्लैनेट्स होते हैं। अगर हम पुट इट टू द नैरो पर्सपेक्टिव, 2 टाइप की चीज़ें हमें आसमान पे मिलती हैं, सितारे और सैयारे, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। क्या फ़र्क होता है स्टार्स एंड प्लैनेट्स में? जो सितारे होते हैं वो अपनी एनर्जी खुद अपने अंदर सेमिट करते हैं। जैसे सूरज एक सितारा है। क्यों एक वो सितारा है? क्योंकि वो हाइड्रोजन एक बॉम्ब है, वो फट रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है, इसकी वजह से उसमें से एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है। सही है जी, इसलिए सूरज को हम सितारा कहते हैं। वो बॉडीज़ जो हमें आसमानों पर नज़र आती हैं, जो अपनी एनर्जीज खुद एमिट करती हैं, चमकती हैं, उनको हम स्टार्स कहते हैं। और वो बॉडीज़ जिनकी अपनी एनर्जी नहीं होती, वो दूसरे स्टार्स से एनर्जी लेते हैं, वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। जैसे अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस पर बहुत सारे प्रोसेसेस जन्म लेते हैं या स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, तो ये हम प्लैनेट कहलाता है। इस तरह मून भी एक प्लैनेट ही है, छोटा प्लैनेट, जिसको मून इसलिए कहते हैं, जिसको सैटेलाइट भी कहते हैं हम। वो प्लैनेट जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं उनको हम मून कहते हैं। सही है। लेकिन होते बेसिकली वो भी प्लैनेट हैं, बेसिक डेफिनेशन पे उतरते हैं, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो दूसरे स्टार्स की लाइट लेते हैं। और जो आपको रात में आसमानों में नजर आते हैं सारे स्टार्स हैं। सही है, यहाँ तक सही है। अब मैं वापस पुरानी वाली बात लाता हूँ। आप पर डिहाइड्रेशन का इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि एक स्टार जिसके इफेक्ट्स हमारे प्लैनेट पे आ रहे थे, आप उसके ज़ेरे असर आ गए। तो यही तो सारी एस्ट्रोलॉजी, और क्या। एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन भी यही है और यही एस्ट्रोलॉजी है। इफेक्ट्स of different stars and their constellation on any or given object in the universe. Let it be a planet, let it be a group of planets, let it be a group of stars, influence of group of stars on other stars, influence of stars on planets, influence of stars on people, entities, objects on the planet. Objects पे भी भाई सूरज की गर्मी आ रही है, ये मैं पानी का गिलास डायरेक्ट धूप में रख दूं 3 दिन तक, क्या होगा? उड़ जाएगा। तो इफेक्ट आया ना इसके ऊपर। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, पीने के काबिल नहीं रहेगा। डस्ट, जो भी इफेक्ट आएंगे हीट के उसके ऊपर, वो आ जाएंगे। एक और सवाल आपसे, हाई टाइड के बारे में पढ़ा है आपने? लो टाइड क्यों आते हैं? मून की ग्रेविटी की वजह से। मून जो है वो वाटर को पुल करता है, और जब फुल मून होता है तो हाई टाइड होता है। अच्छा, ये भी सुना है आप लोगों ने, फुल मून होता है तो बड़ा रोमांटिक माहौल बना हो, 14वीं का चांद है। क्यों? कभी गौर किया ये? बिकॉज मून रूल्स माइंड। जब मून फुल इफेक्ट पे होता है तो आपके जो माइंड होता है वो पुल्ड, इट फील पुल्ड, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग हाई, यानी कि वो अच्छा फील करने लगता है, एलिवेटेड फील करने लगता है, देन फील यू फील रोमांटिक। अच्छा, रोमांटिक के मीनिंग यहाँ पे सिर्फ एक नहीं लेंगे कि मेरी महबूबा सामने बैठी हूँ, उसकी लिए गाने गाता रहूँ। दिस इज नॉट रोमांस एट ऑल। यू माइट फील रोमांटिक अबाउट प्लेइंग गिटार, यू माइट फील रोमांटिक अबाउट ईटिंग फूड, यू माइट फील रोमांटिक अबाउट लिसनिंग टू म्यूजिक। रोमांस का मतलब ही होता है कि आप एस्थेटिक फील करने लगो किसी चीज़ के लिए। तो देयर यू गो। एस्ट्रोलॉजी की एसेंस क्या है? किसी भी चीज़ का इफेक्ट, किसी भी स्टार की एनर्जी का, जो उसकी वेव्स आ रही है, एनर्जी आ रही है, उन स्टार का और किसी भी प्लैनेट की एनर्जी का इफेक्ट
दूसरे प्लैनेट या स्टार या दूसरी बॉडीज या दूसरे एंटिटीज दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे क्या आ सकता है, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ये है एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल एसेंस। अब यहाँ से लेकर ये बिल्डअप करते कैसे होता है। तो हम इंसान ज़मीन पे हुए, जो मैंने बताया 5 लाख साल से इंसान ज़मीन पर, एस्टिमेटेड टाइम है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, और 2000 साल से बेबीलोनियन एम्पायर से ये इल्म चला आ रहा है। तो इंसानों को क्या समझ में आने लगा था शुरू में, दिस इज़ नॉट कैच पॉइंट इंटरेस्टिंग। जब वो इन स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे तो वो रोज़ देखते थे और इतना क्लियरली देखते थे, अब तो हमें नज़र नहीं आते, उस वक्त आप इमेजिन करें इतना क्लियर स्काई, और घंटों घंटों वो लेटे गेज करते रहते थे। रात गुजरती थी, पूरा स्टार कॉन्स्टलेशन मूव होती हुई उनको नज़र आती थी, पूरा मिल्की वे देखते थे वो। तो इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन उन्होंने मुशाहिदा किया कि उन्होंने उनकी ग्रुपिंग शुरू की फिर। और ये 1 साल में नहीं हुआ, ये किसी एक बंदे ने नहीं किया, माइंड इट। जो इसकी एसोट्रिक या सीक्रेटिव साइड एस्ट्रोलॉजी की, वो कहती है 5 लाख साल से ये इल्म चला आ रहा है। और जो मटेरियल साइंस है जो इसको डिनाई करती है, वो खुद कह रही है कि 2000 साल से एस्ट्रोलॉजी हमें मिल रहा है किताबों में और ग्रीक माइथोलॉजीज में मिल रहा है। तो 5 लाख साल की ऑब्जर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होती आ रही है। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, कुछ स्टार्स जो है ना दूर से देखते हुए बुल की तरह नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कोई बुल खड़ा हुआ है ऐसे गुस्से में। उन्होंने कहा ओके लेट्स नेम इट टॉरस, ठीक है। कुछ को लगा कि ये स्टार्स जो है ना, ये जो ग्रुप है ना, ये हम रोज़ देखते हैं, ये इसको हम डॉट डॉट कनेक्ट करें, स्कॉर्पियन लगता है, लेट्स मेक इट स्कॉर्पियन नाम दे दिया इसको। कुछ को देखा उन्होंने कहा ये देखा, ऐसा लगता है 2 तराजू रखे हैं लिब्रा। कुछ ने कहा ये जो ऐसा लगता है कि औरत जो है घड़े से पानी ऐसे फेंक रही है, लेट्स नेम इट एक्वेरियस। कुछ को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा लगता है 2 मछलियाँ तैरती हुई नजर आ रही, लेट्स नेम इट पाइसेस, ठीक है। ये आपको अब ये पता चल गया कि इनका नाम कहाँ से आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इनके आपके हाउसेज हैं उनका नाम कैसा है, साइंस जो है एस्ट्रोलॉजिकल है। तो ये ऐसे रख दिया बस। अच्छा मुझे लगा ये 2 मछलियाँ, आपको हो सकता लगा 2 मछलियाँ, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, हो सकता है इनको लगा 2 बकरे लड़ रहे हैं। तो हाउ डिड इट गॉट यूनानिमाइज, ये ऐसे नहीं रख दिया कि मुझे लगा तो रख दिया। उन्होंने 5 लाख साल तक जो कैरी फॉरवर्ड होता रहा ऑब्जर्वेशन, वो ये भी साथ साथ फॉरवर्ड होता रहा कि ये जो बुल जिसको हम कह रहे हैं, ये स्टार के जेरे असर जब हम आते हैं तो एनर्जीज एग्रेसिव हो जाती है। दैट्स व्हाई दे पिक्चर्ड इट बुल एंड नेम्ड इट टॉरस। जब उनको लगा कि पाइसिस वाले साइन के हम जेरे असर आ रहे हैं, वो कैलकुलेशन अभी आपको बताएंगे कैसे उन्होंने कैलकुलेशन की। तो उनको लगा कि माइंड जो है मेरा वो ऐसा लग रहा है मैं पानी में हूँ मछली की तरफ, इस तरफ मैं द ओवरऑल एनर्जी मुझे फील हो रही है, इट कैन बी रिलेटेड टू अ फीलिंग लाइक फिश इन द वाटर, इसलिए उन्होंने उसको पाइसिस नाम दिया। तो इट डजंट हैव जस्ट मेयर ऑब्जर्वेशन एंड स्टूपिड लॉजिक के लग दो ऐसा नाम मुझे लग रहा है। ये 5 लाख साल तक ये लॉजिक्स, ये ऑब्जर्वेशन, ये एनर्जीज की ऑब्जर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होती आती रही, तब जाके ये नाम रखे गए 5 लाख साल पहले टू आवर नॉलेज। ये तो क्लियर हुआ कि इनके साइंस ऐसे क्यों बनाए गए और इनके नाम ऐसे क्यों रखे। अच्छा जी, मैंने कहा अपनी बात में कि एनर्जीज आती हैं वहाँ से, एनर्जीज कैसे आती हैं। तो मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी कि ये जो स्टार है कोई भी, वो अपने इफेक्ट फेंकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब वो किस तरह काम करता है वो भी मैं समझा देता हूँ। सन की लाइट कितनी देर में अर्थ पे पहुँचती है, 21 सेकेंड टू बी प्रिसाइज, 8 मिनट 21 सेकेंड। जो फर्स्ट लाइट जो ज़मीन पे पड़ती है जब सुबह होती है हमारे, अच्छा फर्स्ट लाइट का मतलब नहीं होता सूरज बुझ गया एकदम ऑन होता है तो पहली लाइट पहुंचती है। अर्थ घूम रही है, जहाँ जहाँ सन पड़ रहा है, हम यहाँ पे डार्क साइड पे, हम हमारी रात है। जब हम घूम के सन के सामने आएंगे तो जो पहली रे हमारी तरफ पड़ेगी वो 8 मिनट 21 सेकेंड लगते हैं उसको उस डिस्टेंस से यहाँ पहुँचने एट द स्पीड ऑफ लाइट। एक सवाल है फिर अली सिंह के, नॉलेजेबल हैं, रिसर्च पढ़ते लिखे हैं बच्चे हैं, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है। आसान पब्लिक की आवाज़ में आसान मिल रही, पब्लिक को देखिए कितनी रफ्तार फी घंटा से मैं अगर चलूँ तो मैं स्पीड ऑफ लाइट में आता 2,52,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड टू अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। यानी कि सन से वो पहली शुआ जो है, सन की पहली रे जो है वो 2,52,000 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड में चलती है। तो उसको 8 मिनट 21 सेकंड लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने के लिए, इतना डिस्टेंस है। सन में कौन सी एनर्जी एमिट हो रही है, हाइड्रोजन। तो क्या हमें आसमान पे जितने स्टार्स नज़र आ रहे हैं उन पर सब पे हाइड्रोजन ही निकल रही है। साइंस ने अब हमें पता चला है, साइंस से, ऑब्जर्वेशन से और रिसर्च से, कैलकुलेशन से, कि हर स्टार की अपनी अपनी एनर्जी। फर्स्ट मैंने किसी स्टार के ऊपर यूरेनियम के बॉम्ब फट रहे हैं। डू यू नो वीनस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है,
सैटर्न के अंदर डायमंड्स की बारिश होती है। डिड यू एवर नो दैट? प्लूटो जो है उसका सरफेस नहीं है, कोई उसका मास नहीं है, गैसेस फॉर्म में। जुपिटर हैज़ 13 मून्स। जुपिटर के अंदर एक स्टॉर्म है जो इतना बड़ा है, जो अर्थ से 2.5 टाइम्स बड़ा है। जितनी बड़ी हमारी ज़मीन है ना, उससे 2.5 गुना बड़ा। तो वहाँ पर सिर्फ एक तूफान है जो जुपिटर में घूम रहा है, और जुपिटर जो है अर्थ से 313 टाइम्स बड़ा है। सन जो है अर्थ से 1000 टाइम बड़ा है। ये ऐसा है कि एक कंचा रखा हुआ है और इधर एक फुटबॉल रखी हुई, सही है। वो फुटबॉल मैग्नेट की बनी हुई है, वो कंचा लोहे का है, क्या होगा? अच्छा, जितनी भी आपने साइंस पढ़ी है, मैं नहीं कह रहा वो क्या करेगा, मैं कोई दावे नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ। इतनी बड़ी मैग्नेट की फुटबॉल जो रखी हुई है, वो छोटा सा लोहे का कंचा वहाँ रखा हुआ है 6 फुट दूर। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या इस मैग्नेट की फुटबॉल का कुछ भी 0.1% भी इफेक्ट आएगा उस कंचे के ऊपर लोहे की? यस, उसकी जो मैग्नेटिक रेज है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। अब क्या वो इतना नहीं कर रही कि उसको हिला नहीं रही, तो आप कह रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंस नहीं, रेज निकल रही हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच रही होंगी, भले वो कम पहुंच रही हैं। तो ये सूरज और ज़मीन की मिसाल ऐसी ले लीजिए कि एक फुटबॉल है मैग्नेट की जो यहाँ रखी हुई है, और उसके एग्जैक्ट परफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर वो लोहे का कंचा रखा है जिसको हम ज़मीन कह रहे हैं, और वो उसको एग्जैक्ट इतनी ग्रेविटी से पुल कर रहा है कि वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन आवर सोलर सिस्टम एंड लाइकवाइज अदर प्लैनेट्स। तो ये सन का इफेक्ट है अर्थ के ऊपर, बेसिक इफेक्ट है, उसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। सन एक स्टार, अर्थ एक प्लैनेट, study of star effect over planet bodies and other objects is called astrology। यहाँ तक बात समझ में आ रही? आप लोगों को ये आइडिया है कि हमारा जो आसमान है उसमें साइजेस ऑफ स्टार्स क्या है? सन अर्थ से 1000 टाइम बड़ा है, तो बाकी स्टार्स भी इतने बड़े हैं क्या? अब सुनिए इनका मैग्नीट्यूड क्या है। नाम मुझे भी नहीं याद, मुश्किल उन्होंने नाम रखे हैं, लेकिन जो मैंने स्टडी किया उनके साइजेस के बारे में आपने भी शायद गुजरे होंगे, आप लोगों की नॉलेज। यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में ऐसे ऐसे स्टार्स हैं जो सन से 1000 टाइम बड़े हैं, सही। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू अ स्टार दुनिया से इतना बड़ा है। यानी सन सूरज दुनिया से 1000 गुना बड़ा है, और वो स्टार सूरज से 1000 गुना बड़े। और फिर ऐसे स्टार हैं जो उन स्टार से 1000 गुना बड़े, फिर ऐसे स्टार्स हैं जो उन स्टार से 1000 गुना बड़े। अल्टीमेटली देयर आर रेड जाइंट्स, नेबुलास एंड स्टार्स, एंड देयर आर ब्लू जाइंट्स। तो जो ब्लू जाइंट स्टार्स हैं वो इतने बड़े हैं कि हम तमाम इंसान इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको इमेजिन करने की। दे सो बिग। यानी कि ऐसी, मैं समझाने की बताता हूँ कि पूरी दुनिया एक तरफ और एक एटम एक तरफ, द होल वर्ल्ड, एक पूरा हमारी जो ज़मीन है इसका ग्लोब पूरा ले लें। आप इमेजिन करें जहन में कितनी बड़ी दुनिया है, अब कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने समंदर है, अब पहाड़ है, आसमान है, पूरा एटमॉस्फेयर है, कई हज़ार किलोमीटर का हमारा डायमीटर है हमारे अर्थ का। तो 1,27,000 किलोमीटर प्रिसाइज जो डायमीटर, आई डोंट नो, यही है शायद फिगर। अर्थ एक तरफ, यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ, और एक एटम में नुक्ता भी छोड़, मैं कह रहा हूँ नुक्ते के अंदर मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, और एक एटम एक तरफ। ऐसा ये कंपैरिजन भी काफ़ी नहीं है समझाने के लिए, मैं तो सिर्फ आपके माइंड में जितना आ सकता है उतना बता रहा हूँ। एक एटम एक तरफ और दुनिया एक तरफ, क्योंकि वो एटम हमारी दुनिया है, और वो जो दुनिया जिसको मैं कह रहा हूँ वो रेड या ब्लू जाइंट स्टार है, सही है। मेरा एक सवाल है, हमने साइंटिफिकली कैलकुलेट कर लिया कि वो जो एटम है उसको अगर मैं 2 करोड़ अरब किलोमीटर दूर रख दूंगा उस दुनिया से, वो दुनिया मैग्नेट की है और वो एटम जो है वो लोहे का बना। अगर मैं उसको 2 करोड़ अरब किलोमीटर दूर रख दूंगा, तब भी उसका साइज इतना बड़ा है दुनिया का, उस एटम को वो हिला देगी अपनी मैग्नेटिक पावर से। आती है दिमाग में ये बात? जहाँ तक समझ में आती, बस यही हो रहा है यूनिवर्स, यही एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि हम उस एटम में बैठे हैं इस वक्त, राइट नाउ, और हम इतने छोटे हैं उस एटम के अंदर, वो एटम इतना छोटा है, और वो स्टार हमसे इतना दूर है कि हमें वो ऐसे डॉट की तरह रात को नजर में, और हम कह रहे नहीं ये क्या इफेक्ट डालेगा, ये है बकवास करते हैं, क्या स्टार डालेगा इफेक्ट। दे आर सो इनॉर्मस पावर्स, सो ह्यूज पावर्स, और ऐसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। और अब हबल टेलीस्कोप के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, मटेरियल साइंस की ग्रेटनेस के मुताबिक, ये ग्रेटनेस है मटेरियल साइंस की, वो अब इन चीज़ों को वेरीफाई कर रही है। हबल टेलीस्कोप के मुताबिक देयर आर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 बिलियन सच गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स,
यानी कि हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, तो ये हमारी जो यूनिवर्स है, और वो कहता है ये हमारी यूनिवर्स जो है इसमें 250 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के और छोटे मोटे सारे कॉमेट वॉमेट सब मिला के पैर। और फिर उन्होंने जूम किया और जूम किया उनको समझ में उनको बोले तो गेम कुछ और चल रहा है। इस तरह के 250 बिलियन यूनिवर्सेस और नज़र आ रही हैं, गैलेक्सीज जिनको हम कहते हैं हमारे मिल्की वे के अंदर। और इस तरह के कितने मिल्की वे हैं बोलने हमारे बस से बाहर है। अब उन सारे ग्रेट जाइंट स्टार्स का ये निक्का सा एटम एक घूम रहा है सोलर सिस्टम में सूरज के इर्द गिर्द, जिसको एक फुटबॉल ने अपने इर्द गिर्द घुमाने के लिए इंगेज किया हुआ है अपनी मैग्नेटिक अपनी एनर्जी से। अब इमेजिन ये फुटबॉल रखी है, उसके इर्द गिर्द लोहे का कंचा घूम रहा है, और कहीं बहुत दूर लेकिन रीजनेबल डिस्टेंस पे एक ऐसी बहुत बड़ी जाइंट बॉल रखी है जो अर्थ के बराबर है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी उसकी एनर्जी अपनी उस कंचे को इफेक्ट नहीं करेगी। इट विल हैव सम इफेक्ट। तो वो जो सम और वट एवर इफेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट कहलाता है। अब होता क्या है, ये हम सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द जो ज़मीन घूम रही है, हम इस ज़मीन के ऊपर है। अब एक सवाल है, ये ज़मीन जो घूम रही है कहाँ घूम रही है? स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो इसका कोना कहाँ है स्पेस का, पता है? वी कुड सी इज हम इस ज़मीन के ऊपर हैं, हम इसमें मौजूद हैं इसके अंदर, और ये ज़मीन घूम रही है। तो आप फर्ज करें मैं इधर बैठा हुआ, तो मैं ये गया तो मुझे क्या कौन नज़र आ रहा है ना? एनी, मैं, रोस्ट्रोम, वसीम, मैं इधर बैठा हूँ। जब घूम रहा हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? तो अब क्या होता है, जब हम अर्थ पे बैठे हुए घूम रहे हैं, तो व्हेन वी गो अराउंड द स्पेस, व्हेन वी गो अराउंड द सन, दुनिया चक्कर लगाती है, तो हमें क्या नज़र आते हैं? स्टार्स। और जब हम ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखते हैं, वी कॉल देम कॉन्स्टेलेशन या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। उनको हमने नाम दी, ग्रुप दी। अब हमने नाम क्यों और ग्रुप के लिए मैं बताता हूँ, उनकी एनर्जीज को चैनल करते हैं। अब एनर्जीज कैसे आती हैं इस पर भी हम बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात हजम हो रही है? डज इट मेक लॉजिकल सेंस टू यू? एक मैकेनिज्म बन रहा है कि ये हो क्या रहा है पूरा सिस्टम। भूल जाइए सब आपने जो बचपन से सुना है और जो बकवास अच्छा बुरा सही आपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई कोर्स किया हो, फर्ज करें आप इतने बड़े एडवोकेट, वो भी भूल जाइए। समझ में आ रहा है हाउ इज इट वर्किंग? यहाँ तक बात हजम हो रही है? कोई बात ऐसी तो नहीं जो डिनाई कर रहे हैं, और अगर है तो उसको सवाल के तौर पर रख लीजिए, एंड में वो भी बात कर लेंगे। नाउ ये तो हमने समझाया आउटर मैकेनिज्म, व्हाट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स, और क्यों हम इसको एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं, और क्यों 5 लाख साल से लोग इस पे हैरत अंगेज हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। कैसे स्टडी कर रहे हैं वो भी हम बात करते हैं एनर्जीज पे। और ये मैकेनिज्म काम किससे कर रहा है? सूरज किधर स्टैंड करता है, अर्थ किधर है, आप कहाँ है, और वाई दिस अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, और उस पर जो स्टार्स की। और मैंने ये भी प्रूफ किया आपको कॉमन सेंस से, बेसिक लॉजिक से, कि किस तरह स्टार इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, थोड़ा सा खुरम जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल लोग भी बैठे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इस इंटेलेक्ट, और बहुत अच्छे सवाल करते हैं, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपके लिए भी, आप जैसे लोगों के लिए चला जाता हूँ। आपने कहा जानी ये हाइड्रोजन, तो सूरज तो हाइड्रोजन की बॉम्ब फट रहा है, हीट निकलती है, अर्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है? ये आप जाके साइंटिफिकली रिलेशनशिप निकाल लीजिएगा। दुनिया में 107 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल है जिनको हम समझते हैं एज केमिकल, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, जो हमारे केमिस्ट्री का चार्ट बनता है उसको हमने क्लासीफाई किया एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू आवर लिमिटेड नॉलेज, हमें पता नहीं हो, भले हमें नहीं पता इसका साइंटिफिक, हो सकता है इसका कोई रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया, लेकिन ये बात तुम डिनाई नहीं कर सकते कि जब जब हाइड्रोजन को आप बर्न करेंगे, तो जब जब वो मिट्टी या सिलिका से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सूरज हाइड्रोजन बॉम्ब जब जब वो एमिट होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा, तो वो सिलिका यानी कि मेजॉरिटी या सैंड एंड वाटर H2O से बने हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करेगा अर्थ। ठीक है, एग्रीड, कॉमन साइंस, कोई मैंने हैरानगी या हवाई बात तो नहीं की, कोई लॉजिकल बात तो नहीं की। तो अब ये कौन तयन करेगा? वो जो टॉरस कॉन्स्टलेशन में स्टार्स बैठे हुए हैं जायंट, वो किस कंपाउंड से बने हुए हैं, उनमें कौन सी एनर्जी इस वक्त एमिट हो रही है, कौन सी H2O फट रहा है, हाइड्रोजन खाली फट रहा है, या यूरेनियम फट रहा है, क्या प्लूटोनियम फट रहा है उसके अंदर, मर्क्यूरी फट रहा है, या मैं नहीं पता, वो फट रहा है, स्टार जलता हुआ नजर, एनर्जी एमिट कर रहा है, और वो हमारे अर्थ पे कितना % इन्फ्लुएंस कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर कंपाउंड या स्ट्रक्चर, हम किस मादे से बने। ये तो बात कॉमन है, हमारा प्लेनेट जो है जिस पे हम बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर क्या है? H2O पानी, और सिलिका सैंड यानी मिट्टी ज़मीन। तो जो चीज़ें, जो केमिकल इन दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो स्टार्स हम पे डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी फेंक रहे हो। यहाँ तक चाहिए बात?
सही जा रहा हूँ वसीम भाई? आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या रहा है, अब हम वापस इंसान पे आते हैं। तो हम कंसर्न है मेरा हफ्ता कैसा रहेगा, मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा, मेरी शख्सियत में क्या कमाल है, मैं कहाँ से इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कैसे ग्रेट इंसान बन सकता हूँ। अब ये सारे सवाल जानने इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो उस तरफ भी आते हैं थोड़ा सा, ये जो उसकी प्रोडक्टिव साइड है। पहले ये मैकेनिज्म समझे और डिटेल में जाए कि आप पे वो असरात कैसे आ रहे हैं, आप पे क्यों आ रहे हैं। अच्छा, मैंने बताया कि अर्थ है, हम उस पर बैठे हुए हैं, ये सन के इर्द गिर्द घूम रही है। और आप अली ने हमें बताया कि ये सन जब जब हम पे हीट मारता है तो उसके इफेक्ट मुझे गर्मी की तरह फील होते हैं, पसीने निकलते हैं, मैं डिहाइड्रेट हो जाता हूँ। ये तो इफेक्ट समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन क्या सिर्फ आपके बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है इसका कि पसीने आके? एक और सवाल करता हूँ मैं से, फ़र्ज़ करें ये सारा प्रोसेस हुआ, आपको सन की हीट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप बाहर खड़े हो गए बाय एनी रीज़न, वो रीज़न आपका मेंटल था, स्पिरिचुअल था, लॉजिकल था, जो भी था। आपको दोस्त के इंतज़ार में आप इधर खड़े हो गए, दोस्त से आप प्यार करते हैं, दोस्त से आप ऑनेस्ट हैं अपनी दोस्ती के, इससे प्यार करते हैं, तो वो आए नहीं, आप उनके इंतज़ार में 1 घंटे खड़े रहे, आपको पसीने आया, आप डिहाइड्रेट हो गए। तो सिर्फ आपकी बॉडी पे इफेक्ट तो नहीं हुआ, आपको गुस्सा भी तो आया होगा, दोस्त क्यों नहीं आया? तो किसने कन्विंस किया था आपको खड़े होने के लिए? आपके माइंड ने। सही है जी। तो इंसान हम किसको कहते हैं? जो सिर्फ बॉडी रखता है। ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि हम इंसान उसको कहते हैं जो तीन चीज़ें रखता हो अपने अंदर एक वक्त में, उसके हम वजूद को इंसान कह सकते हैं, जिंदा इंसान, जिसका जिस्म हो, जिसका रूह हो और इसका माइंड हो, यानी शऊर हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी हैं तो आप ह्यूमन बीइंग कहलाने के काबिल है। तो बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सारे प्लैनेट स्टार जो है हमारी फिजिकल बॉडी को एग्जिस्ट कर रहे नहीं। मैंने भी पीछे मिसाल दी थी कि जब 14वीं का चांद होता है, मून जब बहुत हाइट पे होता है, तो आप रोमांटिक क्यों फील करते हो? आपका मेंटल, लॉजिकल, एस्थेटिक सेंस एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज मून रूल्स माइंड। ठीक है जी। तो एस्ट्रोलॉजी को हम अगर डिटेल में उसकी सीक्रेट या एसोट्रिक या कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव साइड, या सही वर्ड होगा जिसकी एसेंस को हम समझना चाहें, तो एस्ट्रोलॉजी इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 पर्सपेक्टिव विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स। में बात कर रहा हूँ अभी, उसके इफेक्ट प्लैनेट पे किस तरह आते हैं वो मैं अभी बात नहीं कर रहा, उसके इफेक्ट जानवरों पे, दूसरी ऑब्जेक्ट्स पे किस तरह मैं क्योंकि इंसान हमारा फोकस है, इंसान पे हम बात कर रहे हैं। इंसान के 3 एस्पेक्ट होते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। एस्ट्रोलॉजी भी 3 एस्पेक्ट से पढ़ी जाती है, माइंड, बॉडी एंड सोल। जो इफेक्ट्स एस्ट्रोलॉजी के फिजिकल बॉडी पे आते हैं आपकी, उनका ताल्लुक आपके वजूद या जिस्म से होता है। उसको हम फिजिकल या कमर्शियल या कॉमन प्रैक्टिस या कॉमन सेंस एस्ट्रोलॉजी भी हम कह सकते हैं। उसका ताल्लुक होता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन से। आपका जिस्म जो मिट्टी से बना हुआ है, तो हर वो स्टार्स के इफेक्ट जो आप मिट्टी पर या आपके जिस्म पर आते हैं, उसकी स्टडी को हम कहेंगे अर्थली इफेक्ट भी हम उसको कहते हैं, ज़मीनी इफेक्ट्स। जो इफेक्ट ज़मीन पे आएंगे इन स्टार्स के एस्ट्रोलॉजिकली, वही आपके जिस्म पे भी आएंगे, तो आपकी बॉडी भी फिजिकल मैटर से बनी। दूसरा आपका पर्सपेक्टिव है माइंड। तो एस्ट्रोलॉजी में जो माइंड को स्टडी किया जाता है वो विद रेफरेंस टू मून किया जाता है, यानी कि कहते हैं कि मून रिप्रेजेंट्स माइंड, अर्थ रिप्रेजेंट्स बॉडी एंड सन रिप्रेजेंट्स सोल। सन के जो भी इफेक्ट्स आएंगे आपके ऊपर, वो आपकी रूह पे डायरेक्ट आएंगे। सही, ये तीनों चीज़ें समझ लें। अब क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये चीज़ क्लियर करते हैं। अर्थ मीन्स बॉडी, मून मीन्स माइंड एंड सन मीन्स सोल। अगर आपको ये जानना है कि मेरी रूह किस टाइप की है, तो एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द सन, यानी कि सूरज के जो असरात हैं आपकी शख्सियत पर, वो आप स्टडी करें। इन अदर वर्ड, जब आप पैदा हुए तो सूरज किस तरह बिहेव कर रहा था, कैसी एनर्जीज निकाल रहा था, किस तेज़ी से एनर्जी निकाल रहा था, हल्का आ रहा था, तेज़ आ रहा था, भारी आ रहा था, या आ ही नहीं रहा था, रात का वक्त था, सूरज तो था ही नहीं हमारी तरफ, तो उसकी आपकी रूह की कैफियत आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरा माइंड किस तरह बिहेव करता है, या मैंने पोटेंशियली किस तरह का माइंड इनहेरिट किया है बाय बर्थ, मेरा माइंड की टाइप क्या है, क्या वो बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग माइंड है, क्या वो बहुत फ्रेंडली, रोमांटिक, एग्रेसिव, इरिटेटिव, सबमिसिव, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, घबराहट वाला, वसवसे, किस किस्म का माइंड मैंने इनहेरिट किया है। क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा तो मेरा माइंड जो है ना लॉजिकल है नहीं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, मेरा माइंड क्रिएटिव माइंड है, मुझे पेंटिंग बनाई, जलील हो रहा हूँ मैथमेटिक्स में फेल होते होते।
तो ये आपको बताएगी जो मून साइड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है, ये मून रूल्स माइंड। और अगर आपको जानना है आपने क्या फिजिकल ट्रेट्स इनहेरिट किए हैं बाय बर्थ, जब आप पैदा हुए तो ज़मीन पर क्या प्लैनेटरी या स्टार्स या कॉन्स्टलेशन के इफेक्ट्स आ रहे थे जिसकी वजह से आप इस टाइप की बॉडी इनहेरिट करेंगे, तो आप स्टडी करेंगे अर्थ की एस्ट्रोलॉजी को। सब बैकग्राउंड साथ लेके चलिए। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हैरत अंगेज फैक्ट बताता हूँ, इसकी स्पिरिचुअल साइड या हैरत अंगेज साइड बताता हूँ आपको, फिलोसॉफिकल साइड। इन अदर वर्ड, हर इंसान जो पैदा होता है इस दुनिया में आता है, जब भी जो एग्जैक्ट वक्त होता है उसकी दुनिया में आने, क्या वक्त होता है? अगर मैं उस वक्त को कहूँ, ये वो वक्त होता है जब आप आलम गैब से या आलम अरवा से आलम खल्क में आ रहे होते हैं। फ्रॉम नथिंगनेस टू एग्जिस्टेंस, ना होने से होने में आप आ रहे होते हैं। यही प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे आप इस दुनिया में आए, पैदा हुए, अब इस पर अलग डिबेट है कि रूह अलग टाइम पे आती है, जिस्म अलग टाइम पे आता है, और माइंड अलग टाइम पे डेवलप होता है, ये तीन है। लेकिन हम बोला फिजिकली जब आप इस दुनिया में आते हो तो ये बेसिकली वो वक्त होता है जब आप ना होने से होने में आए, एग्जिस्ट हो गए, या जिस टाइम आप माँ के पेट में कंसीव हो जाते हो या फर्स्ट टाइम डेवलप होते हो, आपकी वजूद होता है, तो वो वक्त होता है जब आप ना होने से होने में आ रहे हो। अगर मैं इसी बात को एक अलग तरीके से कहूँ कि ये वो वक्त होता है जब एक खिड़की खुलती है गैब में से, और उस खिड़की में से आप दुनिया की तरफ आते हो, होने में आते हो। तो अगर मैं उस एग्जैक्ट लम्हे को फ्रीज कर लूँ जब वो खिड़की खुली थी, तो मैं उस खिड़की से आपकी तकदीर में झांक सकता कि क्या वो लम्हा था, वो क्या एग्जैक्ट वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस या पैरामीटर्स थे जब आप इस दुनिया में आए, तो मुझे पता चल जाएगा क्या पोजीशनिंग थी मामलात की। इसको इस तरह भी देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये एस्ट्रोलॉजी वो इल्म है तो उस विंडो तक आपको पहुंचाता है, उस लम्हे को फ्रीज करता है। जिस वक्त मैं दुनिया में आया या आई, आसमानों पे क्या पिक्चर थी, क्या पोजीशनिंग थी, क्या क्या एनर्जीज किस किस तरह आ रही थी, किस एंगल, किस डायमेंशन से, इतनी डिटेल स्टडी है एस्ट्रोलॉजी। साइंस छक मार के भी नहीं समझ पाई है, यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंची। मटीरियल साइंस की ग्रेटनेस ये, उसने हबल टेलीस्कोप लगाया, हमें बताया बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स है, वेरीफाई किया, मच रिस्पेक्ट, और वो सही कह रही है। लेकिन आप इमेजिन करें 5 लाख, हमने सुना है बचपन से कि भाई ऐसी भी कौमें गुजरी, उनका इल्म जो था वो ऐसा था कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो ये तक कैलकुलेट करके बताए थे कि हज़रत इब्राहिम या हज़रत जिब्राइल इस वक्त, सुना है सबने वाक़या, तो वो कौन सा इल्म था? वो यही इल्म था, इसी के ज़रिए कैलकुलेट कर रहे थे और कर सकते अगर वो इसको कुरान में भी रेफ़र किया गया है, इस पर वो सब हम बात करेंगे, रिलीजियस साइड भी। तो यहाँ एक हैरत अंगेज़ आपको फैक्ट बताया कि जब ना होने से होने में आप आ रहे थे या आ रही थी, तो वो लम्हा क्या था? अगर वो लम्हा आप देख लें तो पीछे तकदीर भी आप देख सकते हैं। ये इसकी लेंथ है या इसकी अप्रोच है या इसकी क्या कहते हैं पहुँच है इस इल्म की। इसलिए इंसानी अकली उलूम के अंदर इस इल्म का कोई मैच नहीं है। इट्स द बिगेस्ट नॉलेज ऑफ ऑल, एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है।